हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे सर और अपन डिस्कस कर रहे हैं आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट चैप्टर जिसका नाम है विद्युत धारिता। इससे पहले अपन ने इस यूनिट के 3 चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं। कौन कौन से डिस्कस किया अपन ने। सबसे पहला चैप्टर जो अपन ने डिस्कस किया था उसका नाम क्या था, विद्युत क्षेत्र। दूसरा चैप्टर अपने डिस्कस किया था गाउस का नियम और इसके अनुप्रयोग। तीसरा चैप्टर अपने डिस्कस किया था विद्युत विभव। और आज अपन 12th फिजिक्स का चौथा चैप्टर अपना शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। कुछ बातें जो ऐसी होंगी जो उन तीनों चैप्टर से रिलेटेड होंगी, तो उनको भी आप साथ साथ पीछे से पढ़ते चले आइए ताकि वो डाउट्स अपने क्लियर होते जाएं। इसके बाद में अपन आज डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, विद्युत धारिता। और इस चैप्टर में कुछ वही बातें आने वाली हैं जो अपन ने चैप्टर फर्स्ट में भी डिस्कस की है। अपन ने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था कि चालक और कुचालक पदार्थ। आज अपन यहाँ वापस से डिस्कस करने जा रहे हैं कि चालक पदार्थ क्या होते हैं और कुचालक पदार्थ क्या होते हैं। तो चालक पदार्थ कौन से पदार्थ होते हैं? वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता हो, वो कौन से पदार्थ होंगे? चालक पदार्थ होंगे। चालक पदार्थों में जो धारा का प्रवाह आसानी से होता है वो क्यों हो रहा है? अपन को पता है कि वहां पे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। तो वहां पे धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। और किसी भी चालक को दिया गया सारा का सारा आवेश कहां चला जाता है? उसकी सतह पर। चालक के अंदर कोई आवेश रहा था? नहीं रहा था। अपने तीनों चैप्टर्स में इस बात को बार बार डिस्कस किया है कि किसी भी चालक को दिया गया आवेश कहां चला जाएगा? उसकी सतह पर चला जाएगा। चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर आवेश का मान क्या होगा? शून्य होगा, जीरो होगा। अपन अगर बात करें चालकों के एग्जांपल्स की, तो अपने वहां एग्जांपल्स भी पढ़े थे। चालकों के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं अपने पास? सभी धातुएं क्या होती हैं? चालक होती हैं। लेकिन सबसे अच्छे चालक पदार्थ किसको बोल सकते हैं अपने यहाँ पर? सोना और चांदी सबसे अच्छे चालक होते हैं। इसके बाद में अपन बात करें और उदाहरणों की, तो पृथ्वी क्या है? चालक है। मानव, अपन भी क्या है? चालक है। मानव तथा जंतुओं का शरीर क्या होता है? चालक होता है। लवणों का घोल चालक होगा। अम्ल क्षार भी चालक होंगे। और भी कई चीजें जो चालक होती हैं। तो अपन बात करें चालकों की, चालक क्या होते हैं? जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता हो। एग्जाम्पल्स की बात करें, सभी धातुएं चालक होती हैं। पृथ्वी, अम्ल क्षार, मानव, जंतु शरीर इत्यादि क्या होते हैं? सारे के सारे चालक होते हैं। और इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, गतिशील होने के कारण वो आसानी से गति कर सकते हैं, धारा का प्रवाह करवा सकते हैं। फिर अपन बात करें कुचालकों के, इंसुलेटर्स के। इंसुलेटर्स में क्या होता है कुचालकों में? कि इनमें धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता, धारा का प्रवाह नहीं हो रहा। इसका मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है क्या? मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर इनमें धारा का प्रवाह नहीं हो रहा, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कुचालकों को अपन आवेश जिस स्थान पर देंगे सारा का सारा आवेश वहीं इकट्ठा हो जाएगा, वो गति नहीं करेगा। तो कुचालकों को दिया गया सारा का सारा आवेश उसी जगह इकट्ठा हो जाता है जहां उनको दिया जाता है। कुचालकों के उदाहरणों की अगर अपन बात करें तो एबोनाइट, फर्स्ट लेक्चर में भी अपने पढ़ा था जहां आवेशों की बात की थी अपने। एबोनाइट, शीशा, अभ्रक, प्लास्टिक, लकड़ी, ये सारे के सारे क्या होते हैं? कुचालक पदार्थ होते हैं। तो कुचालकों के एग्जांपल्स क्या क्या हो गए अपने पास में? लकड़ी हुआ, कांच हुआ, प्लास्टिक, एबोनाइट, मोम, शीशा, अभ्रक, ये सारे के सारे कौन से पदार्थ होते हैं? कुचालक पदार्थ होते हैं। इसके बाद में अपन बात करें मुक्त एवं बद्ध आवेश की, फ्री और बाउंड इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज की अपन बात करें, तो अपन को पता है कि जो प्रत्येक पदार्थ होता है वो किससे मिलकर बना होता है? परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो प्रोटॉन वाला जो धनावेशित भाग होता है वो कहां होता है? परमाणु के नाभिक में होता है। तो नाभिक क्या हो गया? धनावेशित भाग हो गया। और मान लो कि अपने पास में नाभिक का धनावेशित भाग है, तो इसके चारों ओर क्या होंगी? वर्ताकार कक्षाएं होंगी अपने पास में। और इन वर्ताकार कक्षाओं में ऋणावेशित भाग होगा। और ऋणावेशित भाग अपने पास में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इन वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। अब नाभिक के पास वाली वर्ताकार कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो तो परबल बंध से जुड़ा होगा, बाउंडेड होगा वो कंप्लीटली, उसको वहां से निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो नाभिक से कक्षाएं धीरे धीरे अगर अपन दूर जाएं, नाभिक से अपन धीरे धीरे अगर दूर हटते जा रहे हैं, तो अपन को पता है कि जो प्रबल बल था वो कम होता जा रहा है, क्षीण होता जा रहा है, दुर्बल होता जा रहा है। तो बाहर जैसे जैसे अंतिम कक्षाओं की ओर अपन बढ़ेंगे तो वहां दुर्बल बंध के कारण इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, आसानी से वहां से इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर चले जाते हैं।
ये तो बातें मुक्त हो बद आवेश के। इसके बाद में अपन बात करें परावैद्युत माध्यम की, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। कौन सा परावैद्युत माध्यम किसे बोलेंगे अपन? तो परावैद्युत माध्यम वो होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता। धारा का प्रवाह तो इनमें आसानी से नहीं हो रहा, लेकिन ये विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। तो कौन से पदार्थ हो गए परावैद्युत पदार्थ? जिनमें धारा का प्रवाह तो आसानी से नहीं होता, लेकिन जो विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करते हो। ये दो प्रकार के होते हैं परावैद्युत। परावैद्युत कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। एक तो ध्रुवीय परावैद्युत होगा, एक अध्रुवीय परावैद्युत होगा। अपन बात करेंगे सबसे पहले ध्रुवीय परावैद्युत की। तो अपने परावैद्युत के प्रकारों की बात करें तो परावैद्युत को अपने दो भागों में बांटा है। नंबर 1 तो ध्रुवीय परावैद्युत और नंबर 2 अध्रुवीय परावैद्युत। सबसे पहले अपन बात करें ध्रुवीय परावैद्युत की। ध्रुवीय परावैद्युत क्या है? देखो अपन को बताया ध्रुवीय परावैद्युत अपन उनको बोलेंगे जहां पर धनावेशों का केंद्र और ऋणावेशों का केंद्र संपाती ना हो। मतलब जहां धनावेशों का केंद्र या तो छोटा हो सकता है या ऋणावेशों का केंद्र बड़ा हो सकता है। कोई भी अगर आपस में ये बराबर नहीं है, संपाती नहीं है, तो वो कौन से पदार्थ होंगे? ध्रुवीय पदार्थ होंगे। इसके एग्जांपल्स की बात करें पर HCl, H2O इत्यादि कई और भी होते हैं जो ध्रुवीय पदार्थों के एग्जाम्पल हैं। अब ध्रुवीय परावैद्युत के एग्जांपल्स की अपन बात करें कि केंद्र संपाती कैसे है और कैसे नहीं है। ये मान लो अपने पास में इधर ये Cl परमाणु हो गया। HCl के लिए अपन देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। तो H प्लस और Cl माइनस, इनके केंद्र दोनों के, धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र एक दूसरे के संपाती हैं क्या? ये एक दूसरे के संपाती नहीं है। अगर ये दोनों एक दूसरे के संपाती नहीं है तो ये कौन से पदार्थ होंगे? ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ होंगे। फिर अपन बात करें अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों की, और अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ इनसे जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। वहां पर क्या हो जाएगा कि ऋणावेशों का केंद्र और धनावेशों का केंद्र एक दूसरे के संपाती होंगे। दोनों के केंद्र एक दूसरे के संपाती हो रहे हैं। एग्जांपल्स की बात करें अपन, H2 हुआ, O2 हुआ, N2 हुआ। अब देखें अपन H2 है अपने पास में, H2 हो गया भाई, ये लो H2, H और H, N2, O2, इनके केंद्र क्या होंगे? संपाती होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ये कौन से पदार्थ हो गए? अध्रुवीय पदार्थ। तो ये तो था अपना इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन। बेसिक इंट्रोडक्शन में अपन ने क्या क्या पढ़ा है? चालक पढ़े हैं, कुचालक पढ़े हैं, चालकों के एग्जांपल्स देखे हैं, कुचालकों के एग्जांपल्स देखे हैं। अपन ने पढ़ा मुक्त एवं बद्ध आवेश क्या है। फिर अपन ने पढ़ा परावैद्युत माध्यम किसे बोलेंगे अपन। परावैद्युत पदार्थों को अपन ने दो भागों में बांटा है, ध्रुवीय परावैद्युत और अध्रुवीय पदार्थ परावैद्युत। ध्रुवीय परावैद्युत जिनके के अंदर धनावेश और ऋणावेशों के अंदर संपाती न हो, और अध्रुवीय में दोनों के दोनों संपाती होंगे। एग्जांपल्स की अगर अपन बात करें ध्रुवीय परावैद्युत में एग्जांपल्स HCl, H2O थे अपने पास में, और अध्रुवीय में N2, H2 और O2 थे। इसके बाद में अपन एक्चुअल जो अपना पॉइंट इस चैप्टर का शुरू होने जाएगा, वहां से अपन अपने चैप्टर को शुरू करते हैं विद्युत धारिता से, चालक की धारिता से। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस किसको बोलेंगे? तो किसी भी चालक की आवेश ग्रहण की करने की क्षमता जो होती है उसे क्या बोला जाएगा? विद्युत धारिता कहा जाएगा। तो विद्युत धारिता की परिभाषा क्या हो जाएगी? चालक की धारिता की परिभाषा कि किसी भी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता ही क्या कहलाएगी? धारिता कहलाएगी। अब अपन देखो, किसी भी चालक को आवेश दे रहे हैं तो उसके साथ साथ विभव के मान में भी वृद्धि होती जाएगी। क्यों होती जा रही है? क्योंकि भाई जितना आवेश, अगर अपन आवेश के मान में वृद्धि करते जाएंगे तो बाह्य स्रोत को अधिक काम करना पड़ेगा, ज्यादा काम करना पड़ रहा है। मतलब स्थिर ऊर्जा का मान बड़ा है, और स्थिर ऊर्जा का मान बड़ा है, विभव का मान भी बड़ा है, तो चालक को दिया गया आवेश विभव के समानुपाती होगा। जितना आवेश अपन किसी चालक को देते जाएंगे विभव का मान भी उतना ही बढ़ता जाएगा। इसका मतलब क्यों किसके समानुपाती होगा? V के समानुपाती होगा। अगर कहीं भी अपने पास में समानुपाती का चिन्ह होता हो तो अपन क्या करेंगे? वहां पर कोई नियतांक लाएंगे। अपन यहां नियतांक ले आते हैं, Q इक्वल टू CV। C यहां पर क्या है? चालक की धारिता को रिप्रेजेंट कर रहा है। C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चालक की धारिता को। तो Q इक्वल टू C है, CV है अपने पास में, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन V हो जाएगा। ऐसे आप चाहे V का फॉर्मूला निकाल लो, Q का फॉर्मूला अपने पास में बन गया है। V इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन C हो जाएगा। ये बात है चालक की धारिता की। यहां से अपन इसका मात्रक देखें, चालक की धारिता का मात्रक क्या हो जाएगा? यहां पर देखें अपन, Q किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आवेश का। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। और V विभव को, इसका होता है वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट क्या मात्रक हो जाएगा चालक की धारिता का? कूलम पर वोल्ट, जिसको अपन वन वर्ड में क्या बोल देंगे? यहां पर
फेरेड, क्या बोलेंगे उसको, फेरेड कहा जाएगा। फेरेड धारिता का बड़ा मात्रक होता है। क्या होगा, बड़ा मात्रक। फेराडे नहीं बोला है मैंने, फेरेड बोला। आवेश का मात्रक फेराडे होता है, धारिता का मात्रक फेरेड होता है। तो बच्चों इसके बाद में अपन देखें, मात्रक की बात अपन ने की है, ये बड़ा मात्रक है, लेकिन बड़ा तो अपन काम में नहीं ले सकते, छोटे मात्रकों को अपन को काम में लेना है। तो कहीं आपको दिया हुआ मिले कि 1 माइक्रोफेरेड, 1 नैनोफेरेड, 1 पिकोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, तो 1 माइक्रो 10 की घात कितनी होती है, -6 फेरेड। नैनो 10 की घात -9 फेरेड और पिको 10 की घात -12 फेरेड। अपन ने फर्स्ट चैप्टर में भी इनको डिस्कस किया था। फिर अपन बात करें 1 माइक्रोफेरेड की। 1 माइक्रो बोल रहे हैं, माइक्रो का स्क्वायर हो रहा है, अपने पास 2 बार माइक्रो काम में ले रहे हैं अपन, तो 10 की घात -6 और 10 की घात -6 10 की घात -12 पिको फेरेड के बराबर होंगे। फिर अपन बात करें